मेरी किताब में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि जो तरजीह, जैसे गांधी एक पिक्चर ले लें, गांधी पिक्चर में तो गांधी के लिए तो सब कुछ दिखाया गया, लेकिन बाबा साहब को एक भी फ्रेम में नहीं रखा गया। अगर गांधी में अंबेडकर आवश्यक नहीं थे तो अंबेडकर में गांधी क्यों आवश्यक हुए, ये प्रश्न मैंने उठाया। महिला के 7 अधिकार उन्होंने सुनिश्चित करने की बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा बहुपत्नी विवाह बंद होना चाहिए, वो केवल एक पत्नी विवाह होगा। उन्होंने कहा कि जो महिला को, पत्नी को, बेटी को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, दहेज प्रथा है उसको बंद होना चाहिए, सिविल मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाह को तरजीह मिलनी चाहिए। तो ये अधिकारों से सुनिश्चित करके बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं के पक्ष में संविधान के अंदर काम करने की कोशिश करी। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ मौजूद हैं समाज शास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डिकोडिंग अंबेडकर, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इन्होंने तमाम जो है उपाधि हासिल की है और जो है जेएनयू लेवल पे और रैंकिंग हुई, उन तमाम रैंकिंग में इनका नाम आया है। इसी विषय पे हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि इतनी सारी किताबें अंबेडकर के ऊपर हैं और फिर भी ये पुस्तक लिखने का ख्याल इनके मन में क्यों आया। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है अपने इसमें। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दलित आपका चैनल है, दलित टाइम्स को मैं सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूंगा कि दलित टाइम्स ने जो है मेरी सुध ली कि सचमुच मैंने कोई अचीव किया है, अचीवमेंट है मेरा। क्योंकि वैसे तो समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर, अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति कुछ अर्जित करता है तो उसको आप बधाई देने में भी कतराते हैं, कुताही करते हैं। वैसे मुझे अब बधाई ज्यादा मिल रही है, लेकिन चैनल में जैसे और भी चैनल रहे हैं तो उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया था कि मैंने कुछ विश्व स्तर पर अचीव किया। और भारत में जो है मेरी जो रैंक है वो 8वीं है। जेएनयू में मैं पहला समाजशास्त्री हूँ, 1 नंबर की रैंकिंग है। एशिया में भी मेरी रैंकिंग 131वीं है। तो अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति इस तरह अचीव करता है तो उसको आपने अपने कैमरे में बंद करने का प्रयास किया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि तमाम लोगों के मन में उठ सकती हैं ये सवाल कि अंबेडकर के ऊपर तमाम किताबें हैं, तो ये जो किताब का नाम है डिकोडिंग अंबेडकर, ये लिखने का क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन वो ज्यादातर जो किताबें हैं वो जीवन चरित्र, जिसको हम लोग बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। और उस बायोग्राफी में बाबा साहब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बाबा साहब ने कहाँ पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई करी, बाबा साहब ने संविधान के सभा में कब गए, तो ज्यादातर जितने भी हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर ने कब जो है धर्म ग्रहण किया और उन्होंने उनकी जो है महापरिनिर्वाण कब हुआ, तो बर्थ से लेकर के और उनके महापरिनिर्वाण तक की कहानी सुनाई जाती है। मुझे लगता है कि यह बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत दिनों से हो रहा है और आज भी वो शुरू है, लेकिन विश्वविद्यालय विधा में, विश्वविद्यालय के अंदर जो विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें बाबा साहब अम्बेडकर की केवल और केवल जीवन चरित्र को लेकर के हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। हमको यहाँ पर छात्रों के बीच में, हमको यहाँ पर सोचने वाले, समझने वालों के बीच में एक नई पीढ़ी जो आई है उस पर हमको कुछ देना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्ञान का उत्पादन कैसे किया। और जब तक हमारी नई पीढ़ी ये नहीं सीखेगी कि हमें ज्ञान का उत्पादन किस प्रकार करना है, जिसको हम लोग शोध कहते हैं, जिसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च के अंदर भी आप देखिए, जैसे मैं रिसर्च जब करता हूं
तो मैंने बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया, उनका रेफरेंस दिया। जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे तब तक वह जो तथ्य आप कहना चाह रहे हैं वो प्रमाणिक नहीं होगा। तो कपोल कल्पित कथाएं कहना नहीं चाहिए। जो भी शोध आप कर रहे हैं उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, और प्रामाणिकता के लिए आपको बहुत सारे रेफरेंस देने पड़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के। जैसे हमारे यहां बाबा साहब अंबेडकर ने जब अस्पृश्यता की एनालिसिस की, अस्पृश्यता को उन्होंने रेसिज्म नस्लवाद से कंपेयर किया कि अमेरिका में नस्लवाद कैसा था और यूरोप में नस्लवाद कैसा था, और भारत में उसके समानांतर जो अस्पृश्यता है वो कैसी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में उनके वक्तव्य को पुख्ता बनाता है, जिसकी अवहेलना की गई। फिर बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने संविधान देखा पूरे विश्व का, और फिर अपना संविधान बनाया, जिसमें जो है बाबा साहब ने रिसर्च करके बताया कि मैंने जब संविधान बनाया तो 7635 संशोधन उसमें लोगों ने प्रस्तुत किए। लोग जो कह रहे हैं मैंने कट पेस्ट किया, बाबा साहब कह रहे थे कट पेस्ट, अगर कट पेस्ट किया होता तो उसके अंदर 7635 अमेंडमेंट या शोध कैसे आते। फिर बाबा साहब ने 7635 अमेंडमेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने विस्तृत जानकारी ली, और 7635 में से 5162 को उन्होंने निरस्त किया कि इसके अंदर कोई भी बल नहीं है। और तब कहीं जाके 2473 जो संशोधन आए थे उनको अपने संविधान में जो है समायोजित किया। तब कहीं जाके 395 अनुच्छेद वाला और 8 श्रेणी वाला जो है, 8 जिसे शेड्यूल कहते हैं, वो संविधान पैदा हुआ। अगर बाबा साहब इतना प्रामाणिक काम नहीं करते, अगर शोध के आधार पर नहीं करते, तो आज हमारा संविधान जो रुका हुआ है 75 वर्ष बाद भी वो रुक नहीं पाता। और इसलिए उन लोगों को बहुत बड़ा जवाब है जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं से उतार दिया, कुछ लोग कहते हैं कट एंड पेस्ट कर दिया, ये तो बनाया ही नहीं। अगर नहीं बनाया होता तो बाबा साहब 9 से 10 बार तक संविधान सभा में खड़े होकर नहीं बोलते, और ना ही वो 25 से 26 बार भी खड़े होकर के बोल रहे थे। ये उनके शोध पर आधारित था, जो कि एक मिसाल है किसी भी विश्वविद्यालय विधा के, और इसलिए ये किताब को लिखना जरूरी था। सर, आपने कई सारी चीजें इस किताब में लिखी हैं, लेकिन एक सवाल है जो उठता है कि राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण की अंबेडकर की जो परिकल्पना थी वो अभी के मुख्य धारा की जो राष्ट्रवादी है उन धाराओं से भिन्न है, और कैसे? जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर, ये किताब में आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब जो है उस समय के जो राष्ट्र उस समय के कवि माने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको उद्धृत किया। और बाबा साहब ने भी उद्धृत किया कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे हैं जो कह रहे हैं भारत अभी राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। तो क्योंकि हजारों वर्षों में हजारों जातियों में बटा हुआ समाज कभी राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि जातियां वैमनस्य फैलाती हैं, वो अलगाव पैदा करती हैं, और हम लोग जो है एक साथ आना चाहते हैं। राष्ट्र जो है वो मिलन का नाम है, भाईचारे का नाम है, एक दूसरे के प्रति हम लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं, उसका नाम है। क्या जातियों में बटा हुआ समाज क्या एक हो सकता है? एकता हो सकती है। दूसरी तरफ हमने किस प्रकार अपने आदिवासियों को ट्रीट किया, बाबा साहब ने कहा, वो भी मैंने उद्धृत किया। फिर जो हमारे अकलियत भाई मुसलमान समाज के भाई थे, उनसे और दलितों के बीच में या उनसे और हिंदुओं के बीच में क्या एकता थी, वो उस किसको कोट कर रहे थे? वो हदीस और कुरान को कोट करते थे, हमारे महाभारत और जो है रामायण को कोट करते थे। तो हमारे बीच में एकता कहाँ थी? जब तक एकता नहीं होगी तब तक राष्ट्र मुकम्मल नहीं बन सकता। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने राष्ट्र की अवधारणा में कही कि
आप जाति, धर्म, प्रांत सब रखिए, लेकिन अधिकार को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जब व्यक्तियों के अधिकार होंगे, और विशेषकर उन समाजों को जिनके समाजों को अधिकार मिले ही नहीं आज तक, चाहे वो महिला हो, महिला के 7 अधिकार उन्होंने सुनिश्चित करने की बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा बहुपत्नी विवाह बंद होना चाहिए, वो केवल एक पत्नी विवाह होगा, पहले पॉलीगैमी होती थी। दूसरी, उन्होंने कहा कि महिला को, पत्नी को, बेटी को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, जो डावरी है, दहेज प्रथा है, उसको बंद होना चाहिए। सिविल मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाह को तरजीह मिलनी चाहिए। पांचवा, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अपनी बीवी को छोड़ता है तो उसको आपको रहने का भत्ता देना चाहिए। फिर छठी बात उन्होंने कही कि अगर कोई मर्द गोद लेना चाहता है तो उसमें महिला को गोद लेने का अधिकार, जब तक वो नहीं हामी भरेगी तब तक गोद भी बच्चा नहीं ले सकता। तो ये अधिकारों से सुनिश्चित करके बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं के पक्ष में संविधान के अंदर काम करने की कोशिश करी। तो इसलिए ये जो संविधान बन जाए और अधिकार सुनिश्चित हो जाए, तब एक मुकम्मल राष्ट्र बनेगा। अगर राष्ट्र को बनाना है, निर्माण करना है, तो अधिकारों को जो है बाकायदा स्थापित करना होगा। राष्ट्र के साथ साथ सामाजिक न्याय के बारे में भी सर ने बताया है, लेकिन एक और सवाल हमारे पास, क्या अंबेडकर की दृष्टि में राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा थी या एक राजनीतिक सामाजिक निर्माण? नहीं, बाबा साहब अंबेडकर दोनों को लेते हैं, एक तरफ राजनीतिक, दूसरी तरफ सांस्कृतिक, और तीसरी तरफ जो है संवैधानिक। बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल भावनात्मक आधार पे संस्कृति को जो है तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि राज्य जो है, वो मतलब जो राष्ट्र है उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, वो है राज्य, स्टेट। तो स्टेट जो है क्या देखेगा? स्टेट जो है लोगों के स्थापित अधिकारों को देखेगा। जब तक लोगों के अधिकार स्थापित नहीं होंगे तब तक राज्य जो है वो क्या मैनेज करेगा, वो पुलिस क्या करेगा जिसे कहना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, एक तरफ तो सांस्कृतिक पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में जब तक हम एक व्यक्ति बहुत वर्षों की सांस्कृतिक पूंजी, विरासत लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो वो गर्व किस पे करेगा। तो सांस्कृतिक पूंजी तो होनी चाहिए, लेकिन वो सांस्कृतिक पूंजी के साथ साथ वो संविधान इंस्टीट्यूशन भी देता है, इदारे भी देता है, यानी कि आपके पास ऐसे संस्थाएं होंगी जो इस अधिकारों को, जो समाज के अंदर मूल्यों को निर्धारित करेंगी, तब कहीं एक मुकम्मल राष्ट्र बनेगा। अगर केवल संस्कृति है और उसका आप ज्ञापन कर रहे हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। दूसरी तरफ अगर अधिकार नहीं देंगे तो फिर आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अधिकार के साथ साथ सांस्कृतिक पूंजी लेकर के चले, तब राष्ट्र बनेगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। अंबेडकर की दृष्टि में नागरिकता का क्या अर्थ था? इस नागरिकता की स्थापना के लिए व्यक्ति को सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और यहां तक कि रहने का स्पेशल सभी का सब जो है आपको अधिकार देना पड़ेगा, तब कहीं एक मुकम्मल जो है सिटीजन, जिसे हम कहते हैं नागरिक, बन पाएगा। जी, चलिए सर, अब आते हैं पुस्तक की ओर। क्या आपकी पुस्तक में जो है अभी गांधी और अंबेडकर की जो राष्ट्र परिकल्पना थी, उसकी क्या भूमिका निभाई? नहीं, मेरी किताब में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि जो तरजीह, जैसे गांधी एक पिक्चर ले लें, गांधी पिक्चर में तो गांधी के लिए तो सब कुछ दिखाया गया, लेकिन बाबा साहब को एक भी फ्रेम में नहीं रखा गया, है ना? क्यों नहीं रखा गया? तो इसका मतलब आप बाबा साहब की अवहेलना करना चाह रहे थे, उनको आप इरेज करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ जब अंबेडकर बनी तो अंबेडकर में आपने देखा कि उसमें गांधी हर तरफ नजर आ रहे थे। अगर गांधी में अंबेडकर आवश्यक नहीं थे तो अंबेडकर में गांधी क्यों आवश्यक हुए, ये प्रश्न मैंने उठाया। और इसलिए गांधी जी की जो मतलब परिकल्पना है, उस पर मैंने यहां पर हाथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को आत्मनिर्भर स्वच्छंद रूप में अकादमिक दृष्टि से देखा जाए।
उनको जब भी हम बात करते हैं तो हम उनकी तुलना करने लगते हैं। मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब भी आप तुलना करेंगे तो किसी व्यक्ति को आप ऊंचा मान लेंगे तो उससे बराबरी करने लगते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बराबरी हो। मैं चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर आत्मनिर्भर रूप से जितने भी आयाम उनके ज्ञान के हैं उन पर हम टिप्पणी करें और उनका गणना करें, उनका एनालिसिस करें, तब कहीं जाके उनके साथ न्याय हो पाएगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान भारत में अंबेडकर की राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उनके अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं? और इस पे आपके क्या विचार? मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी राष्ट्र की परिकल्पना ये थी कि हम संवैधानिक आधारों पर व्यक्तियों के जीवन शैली को, उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को, उनके ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों को, उनके विशिष्ट अधिकारों को, ये सब सुनिश्चित करेंगे। मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान पर हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज भी जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं, उनको हमने बचा करके रखा। यद्यपि जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो पाश्चात्य देश के लोग कह रहे थे कि वी आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, हम प्रजातंत्र के लिए जो है सक्षम नहीं हैं, और तो और ये कुछ दिन के अंदर धाराशायी हो जाएगा। लेकिन ये संविधान की ताकत थी जिसने बहुत सारे मजबूत इदारे दिए, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिनको हम संस्थाएं कहते हैं, और उन संस्थाओं को बाकायदा ले करके हमारा देश आगे बढ़ा और आज हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हैं। यद्यपि हमारे बीच में आने वाले में गाहे बगाहे में, क्योंकि अभी हमारा जो प्रजातंत्र है अभी भी मैं उसको शैशव अवस्था में मानता हूं, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, अगर हम उसको सिंधु घाटी से भी शुरू करें तो वो 2,500-3 हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन हमारा संविधान केवल अभी 75 साल पुराना है। तो बहुत बड़ा गैप है हमारी सभ्यता में और हमारी जो है संस्था में, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो विरोधाभास हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, वो अभी दिखाई पड़ता है। लेकिन आप उसको गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सकारात्मक सोच से चलते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सर, आपके शोध में अंबेडकर का शिक्षा और प्रतिनिधित्व पर दिया गया जोर किस प्रकार उनके राष्ट्र की अवधारणा में फिट बैठता है? नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का सबसे बड़ा जो फलसफा है वो है स्वप्रतिनिधित्व। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब साउथ बोरो कमेटी की वो हुई, जो मतलब उनके प्रति जब उन्होंने अपना आवेदन दिया, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये की थी, राष्ट्र निर्माण के लिए स्वप्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, क्योंकि स्वप्रतिनिधित्व ही एक अच्छी सरकार बनाता है। जबकि पाश्चात्य देश की जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अगर आप केवल और केवल ये कहें कि नहीं, हम एक अच्छी गवर्नमेंट बना रहे हैं लेकिन हमको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो हाउ इट विल बी बाय द पीपल? ये तो फॉर द पीपल हो जाएगी, और जिसे कहना चाहिए बाय द पीपल नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति के स्वच्छंद अधिकार हैं, मैं ये कहूं कि ये सड़क यहां बननी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जब कॉमनवेल्थ दिल्ली में हो रहा था तो SC ST का बजट यहां फ्लाई ओवर में यूज किया गया, तो वो किससे पूछ के यूज किया गया? अगर हमारी भी उसके अंदर बात होती, अगर हमसे भी वो मंतव्य लिया जाता, तो डेमोक्रेसी और मजबूत होती। लेकिन अभी क्या है, आप हमारे लिए पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन कैसे यूज होना है ये आप चलाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि स्वप्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा उसमें हमारा कोई भी से नहीं है। आप कुछ भी पढ़ाएं, आप जो है हम सबके थे प्यारे बापू पढ़ाते हैं, लेकिन हम सबके थे प्यारे बाबा क्यों नहीं पढ़ाते? आप जिसे कहना चाहिए मुर्दैया क्यों नहीं पढ़ाते? आप जो है जूठन क्यों नहीं पढ़ाते? छांगिया रुख नहीं पढ़ाते? मेरा बचपन मेरे कंधों पे नहीं पढ़ाते, है ना? शिकंजे का दर्द नहीं पढ़ाते? तो ये जो पढ़ाना है वो किसके नायक पढ़ाएंगे? क्या आप फूले को पढ़ाते हैं? क्या आप साहू को पढ़ाते हैं? बाबा साहब को पढ़ाते हैं? नारायणा गुरु को पढ़ाते हैं? या पेरियार को पढ़ाते हैं?
तो आप जो नायक पढ़ा रहे हैं, जो आंदोलन पढ़ा रहे हैं, जो तीज पढ़ा रहे हैं, जो त्योहार पढ़ा रहे हैं, वो अपने ही पढ़ा रहे हैं, तो ये स्व प्रतिनिधित्व कहाँ हुआ? और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का मानना था एक मुकम्मल राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र के लिए हर जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, सोसाइटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर, सब जगह स्व प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आखिरी के एक सवाल आपसे मैं पूछती हूँ, जब आप पुस्तक लिख रहे थे तो ऐसी कोई चीज आपको इंस्पायर की हो, ऐसी कोई जो है घटना या फिर ऐसी कोई क्या कहते हैं पुस्तक या भाषण, कोई दस्तावेज जो नई रोशनी डाली हो इस किताब को लिखने में? नहीं, देखिए, मुझे किताब तो लिखनी इसलिए पड़ी क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को मैं देख रहा था कि जहां जहां भी बाबा साहब अंबेडकर का योगदान है, उसको हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने उसको या तो नकारा या उसको खंडित किया और या तो एकदम उसको छिपा दिया। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि अगर सचमुच बाबा साहब अंबेडकर को समझना है, अगर बाबा साहब अंबेडकर के वास्तविक कंट्रीब्यूशन को समझना है समाज में, संस्कृति में, इतिहास में, राष्ट्र में और तो और शिक्षा के क्षेत्र में, तो बाबा साहब अंबेडकर को वो जगह जहां छुपी हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। और वही मैंने मैंने गांधी पिक्चर का जिक्र किया, और मैं इसी तरह इतिहास में देख रहा हूं। इतिहास की किताब है बिपिन चंद्रा जी की, बहुत बड़ी किताब है, लेकिन उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का जो है उस तरह का जिक्र नहीं है। इसी तरह समाज शास्त्र में, इसी तरह साहित्य में बहुत बड़े जो एक हमारे नॉवेलिस्ट थे, जो है उन्होंने बाकायदा नॉवल लिखा अनटचेबल नाम से, और लेकिन बाबा साहब का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए मुझे ये किताब लिखनी थी। दूसरा, जब सामाजिक न्याय की बात आई तो बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को किस तरह समझा, इसका भी जिक्र नहीं है। राष्ट्र निर्माण कैसे होना है, ये भी नहीं पता है लोगों को। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति की उत्पत्ति कैसे, उसकी जो थ्योरी दी, वो भी लोगों को नहीं बताई गई, और केवल जाति उन्मूलन को पढ़ाते रहते हैं। तो जाति उन्मूलन जो है वो अकादमिक नहीं है, वो एक भाषण था जो बाबा साहब अंबेडकर ने जनमानस के लिए दिया। और इसलिए मुझे ये किताब जरूर लिखनी थी कि अकादमिक दृष्टि से आने वाली पीढ़ी सही रास्ते पर चले और बाबा साहब के द्वारा ज्ञान उत्पादन का जो तरीका है उसको समझे। चलिए, हमारे साथ थे विवेक सर, और इन्होंने जो किताब लिखी है, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और क्या इसमें अलग है, क्या अच्छा है, आपको समझना चाहिए अगर अंबेडकर को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी बातचीत पे आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।